जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ कविता। वेलकम टू द लर्निंग गैंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, कब, क्या, कहाँ और कैसे। हिस्ट्री की एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक से। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली इस चैप्टर में जो बात की गई है वो है 4 पॉइंट्स पर। फर्स्ट है टाइमलाइन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी। फर्स्ट है टाइमलाइन या समय विभाजन या काल विभाजन। सेकंड है क्या क्या जान सकते हैं। थर्ड इज कैसे जाना जा सकता है। एंड लास्ट इज पास्ट वन और मोर, की अतीत एक ही होता है या अतीत अनेक तरह के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम समझ सकें, इस उद्देश्य से काल विभाजन किया गया है ईसा मसीह के जन्म के आधार पर। किस तरह से, देखिए, मान लीजिए ये 0 वर्ष है। 0 वर्ष जिसे आधार माना गया है यीशु के जन्म का। यीशु का जन्म वर्ष माना गया है इसे, जन्म वर्ष। ये हम देख रहे हैं टाइमलाइन या काल विभाजन, या कह सकते हैं समय विभाजन, जो कि घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझने के लिए किया गया है। अब इस 0 से पहले का जो समय है उसकी गणना ईसा पूर्व के नाम से की गई है, और इस 0 के बाद की जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को दर्शाने के लिए वर्षों के साथ ईसवी शब्द का प्रयोग किया गया है। चैप्टर में दिया गया है जो टर्म वो है BC, यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पहले। और ईसा के जन्म के बाद के लिए जो वर्ड वहाँ पे यूज किया गया है वो है AD, एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन वर्ड है। कभी कभी यहाँ पर इस BC की जगह पर BCE भी यूज कर लिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। BC पूछा जा चुका है एग्जाम में, बिफोर क्राइस्ट, और कभी कभी BC की जगह BCE को भी यूज किया जाता है, बिफोर कॉमन एरा। इसी तरह से एनो डोमिनी की जगह कभी कभी CE का भी यूज किया जाता है, जिसका अर्थ है कॉमन एरा। और यहाँ पर एरा या इरा जो शब्द है उसका अपने आप में अर्थ है एक युग, काल या अ पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह से एक और वर्ड है उसका यूज किया जाता है, वो है BP। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस BP का मीनिंग यहाँ पे ब्लड प्रेशर नहीं है, बल्कि बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले की घटना से है। वर्तमान से पहले के समय को दर्शाने के लिए BP शब्द का यूज किया गया है। और विश्व स्तर पर इस समय विभाजन को स्वीकार कर लिया गया है, इसीलिए ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाने के लिए इन 2 समय इकाइयों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और भारत में लगभग 200 वर्ष पूर्व इस समय विभाजन का प्रयोग इतिहास विषय के अध्ययन में किया जाने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है क्या क्या जान सकते हैं। क्या क्या जान सकते हैं, या व्हाट कैन बी नो। कहने का अर्थ है यहाँ पर कि इतिहास विषय में हम क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, इतिहास विषय में जो जाना जा सकता है वो है कैसे मानव सभ्यता का ओरिजिन या उद्भव हुआ। मानव जब उद्भूत हुआ था, या जब मानव सभ्यता विकास के प्रथम स्तर पर चल रही थी, उस समय मानव का आवास कैसा हुआ करता था, उसका खान पान कैसा था, क्या मानव अपना भोजन जो है वो आज ही की तरह खेती बाड़ी से हासिल करता था,
या मानव क्या पहनता था? क्या आज ही के समाज की तरह आरंभिक मानव भी किसी तरह की सामाजिक इकाई में रहता था? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करता था? यदि करता था तो उनके पास यात्रा के क्या साधन थे? या उन्हें किसी कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना पड़ता था? क्या उस समय में भी आज की तरह कोई राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए किसी तरह की कोई इकाई या यूनिट हुआ करती थी, कोई सिस्टम हुआ करता था? यदि हुआ करता था तो वो सिस्टम क्या था? वो कैसे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता था? क्या उस समय में जो मानव हुआ करते थे, समाज में जो विभिन्न वर्ग हुआ करते थे, उनकी जीवन शैली एक समान थी या अलग अलग थी? यदि अलग अलग थी तो किस तरह की थी? यही सब कुछ इतिहास से हमें जानने को मिलता है। इस चैप्टर में कुछ स्थानों के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से मानव ने कहाँ पर कौन सा अन्न उपजाया, कहाँ पे पहली बार खेती की, जिसमें नर्मदा नदी के तट और गंगा के दक्षिणी भाग की बात की गई है, जो कि हम देख लेते हैं नक्शे में या मानचित्र के माध्यम से। ये मैप है फ्रेंड्स, देखिए एक बार देख लेते हैं नक्शे के माध्यम से कि हम इतिहास में किस तरह से कैसे जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें बताया गया है सिंधु नदी के बारे में। ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बारे में क्योंकि आरंभिक सभ्यता जो सैंधव सभ्यता है उसका उद्भव सिंधु नदी के किनारे माना गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी थीं। तो देखिए झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास जो नदियां हैं ये सिंधु की सहायक नदी के रूप में बहा करती थीं। इसी तरह से यहाँ पे एक अन्य चीज़ बताई गई है कि किरथर और सुलेमान ये पहाड़ियों के नाम हैं। किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पहले मानव ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कृषि कार्य यहाँ पर किया गया था मानव के द्वारा। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण बताया गया है गारो की पहाड़ियों का, जहाँ बताया गया है कि यहाँ पे मानव ने सबसे पहले चावल उपजाना आरंभ किया था। और ये कहा गया है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व मानव सभ्यता का उद्भव हुआ, जो कि सैंधव सभ्यता के रूप में हम आज पढ़ते हैं। इसी तरह से गंगा नदी का जिक्र हुआ है यहाँ पर कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरीय सभ्यता, जिसे द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, नगरीय सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसे महाजनपद काल भी कहा जाता है। और गंगा की सबसे मुख्य सहायक नदी सोन नदी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसी तरह से गंगा नदी के विषय में ही एक और बात बताई गई है यहाँ पे कि गंगा नदी के दक्षिण में एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जो कि वर्तमान बिहार में आता है और उसका नाम था मगध। मगध उस समय में एक तत्कालीन शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। इसी तरह से एक अन्य जगह पर जिक्र किया गया है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी के विषय में बताया गया है कि नर्मदा के तट पर हमें लाखों वर्ष पूर्व मानव के निवास के प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार से इस मानचित्र के माध्यम से भिन्न भिन्न चीज़ें बताने की कोशिश की गई हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि इस मानचित्र में जो नदियों की स्थिति बताई गई है उसे भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से हमने एक बात की थी पांडुलिपि के बारे में कि पांडुलिपि में जो भुज नामक पेड़ की छाल से पत्ते बनाए गए थे या ताड़पत्र से, उनका जो उत्पादन क्षेत्र है या जो उनका प्राप्ति स्थान है वो मुख्यतः जो है वो हिमालयी क्षेत्र हुआ करता था। तो ये देखिए ये हिमालय की पहाड़ियाँ दर्शाई गई हैं। तो आप इन्हें देखिए मानचित्र में भी ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए वो आपको 4 स्थान दे दें, जैसे मान लीजिए ये दे दिया किरथर दे दिया ऑप्शन में, गारो की पहाड़ियाँ दे दी ऑप्शन में, गंगा नदी दे दी ऑप्शन में, हिमालय पहाड़ दे दिया, और उसमें आपको ऑप्शन में ABC पूछ लिया कि ये बताइए कि ये क्या क्या है, तो आप इसको नक्शे को भी ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है कैसे जाना जा सकता है।
हाउ कैन वी नो, हाउ कैन वी नो, कैसे जाना जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है। इस चीज़ के माध्यम से जो समझाने की कोशिश की गई है वो ये है कि इतिहास में हम जो जान सकते हैं चीज़ें या बातें या घटनाएं, उनको जानने के स्रोत या सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस पॉइंट में ऐतिहासिक स्रोत या हिस्टोरिकल सोर्सेस की बात की गई है, जिसमें से कुछ मुख्य हैं। जो कि सबसे पहले बात की गई है इसमें पांडुलिपि, पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट जो वर्ड है बेसिकली ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें मैनु जो है, मैनु इसका अर्थ है हाथ, और इसीलिए पांडुलिपि शब्द का अर्थ यहाँ पे बताया गया है हाथ से लिखी गई किताब, हाथ से लिखी गई किताब। और हाथ से लिखी गई किताब के रूप में जिस शास्त्र का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद संस्कृत की एक रचना है जो कि पांडुलिपि की श्रेणी में या मैन्युस्क्रिप्ट की कैटेगरी में आती है। और ये जो ऋग्वेद है इसे लगभग 3500 वर्ष पूर्व की रचना माना गया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट की कैटेगरी में आती है। इसी तरह से कई महाकाव्यों की रचना की गई है जो कि संस्कृत के अलावा तमिल और प्राकृत भाषा में भी की गई है, और प्राकृत जो है उस समय के आम लोगों की भाषा मानी गई है। इसी तरह से एक अन्य ऐतिहासिक स्रोत माना गया है अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस को, अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन। अभिलेख या इंस्क्रिप्शन क्या है? अभिलेख या इंस्क्रिप्शन है धातु या पत्थर, धातु या पत्थर पर उकेर कर या खोद कर, छेनी और हथौड़े की सहायता से उकेर कर लिखे गए लेख, उकेर कर लिखे गए लेख। और ये बताया गया है यहाँ पे कि संभवतः ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि ये जो लेख हैं ये बहुत समय तक रह सकते थे, जिसे आने जाने वाले लोग आसानी से पढ़ सकते थे, ये आसानी से मिट नहीं सकते थे। यहाँ पर एक उदाहरण इसमें बताया गया है, लगभग 2250 वर्ष पूर्व का अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि 2250 वर्ष पूर्व का है, वहाँ इसका उदाहरण शामिल किया गया है। अशोक का अभिलेख जो कि अरमाइक और यूनानी दो तरह की भाषा में लिखा गया है। यहीं पे एक चीज़ ये भी बताई गई है कि लिपि और भाषा क्या है। हर भाषा के मूल में कोई ना कोई लिपि छुपी होती है, और जिस तरह से लिखने के लिए लिपि या स्क्रिप्ट, लिखने के लिए लिपि आवश्यक है, उसी तरह से बोलने के लिए या पढ़ने के लिए, लिखने के लिए क्या आवश्यक है? लिपि, और पढ़ने के लिए या बोलने के लिए भाषा आवश्यक है। लिखने के लिए तो लिपि की ज़रूरत होती है और बोलने या पढ़ने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। लिपि जो होती है वो किसी संकेत या
चिन्ह या अक्षरों को लिए होती है और भाषा में ध्वनि शामिल होती है। ये चीज़ भी यहाँ पर बताई गई है। इसी तरह से इतिहास के कुछ अन्य सोर्सेज या स्रोत की यहाँ पर बात की गई है, जिसमें है खुदाई में प्राप्त ईंटें, इमारतें, मणके, मोती या कभी कभी खुदाई में मिले हुए कपड़े या जले हुए अन्न के दाने, जिनके माध्यम से इतिहासकार जो है वो इतिहास का निर्माण करता है। पुरातत्ववेत्ता खुदाई के आधार पर और खुदाई के माध्यम से एक जासूस की तरह अगेन एंड अगेन रिसर्च करके इतिहास के बारे में पता लगाते हैं या इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। कुछ ऐतिहासिक शब्दावलियों को भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक। पास्ट वन और मोर। पास्ट वन और मोर। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो अतीत शब्द है इसे बहुवचन के रूप में, प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, कि ये बताने की कोशिश की गई है कि अतीत एक ही नहीं होता है, अतीत एक से अधिक होते हैं या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है कि जो तत्कालीन समय में आरंभिक मानव था, जो कि एक आखेटक या शिकारी या कुशल संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, या उसके बाद के आने वाले समय में जब खेतीबाड़ी होने लगी, व्यापार और व्यवसाय होने लगे, विभिन्न वर्ग स्थापित हुए, जिनमें व्यापारी, शिल्पी, कृषक और राजा रानी या कुशल या अन्य वर्गों के लोग थे, उनके जीवन में अनेक अंतर होते थे। यहीं पर दो उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें से एक उदाहरण दिया गया है कि वर्तमान समय में भी अंडमान निकोबार के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आज भी जंगलों में अपना भोजन एकत्रित कर रहे हैं, जंगलों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। वे कंद मूल जड़ फल फूल इकट्ठे करते हैं, शिकार करते हैं और उसी के माध्यम से आज इस समय में, जबकि विश्व इंटरनेट युग में जी रहा है, वे आज के युग में भी एक आखेटक या कुशल संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि तत्कालीन समय में जबकि राजाओं का इतिहास जो है, वह जो भी लड़ाइयाँ लड़ते थे या जो भी युद्ध किया करते थे, उनका लेखा जोखा रखा जाता था, क्योंकि वो विशेष स्थान हासिल किए हुए होते थे। जबकि दूसरी ओर आखेटक, शिकारी या कुशल संग्राहक या एक साधारण मानव के जीवन का कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता था। उनके इतिहास के बारे में या उनके जीवन की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है अन्य जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके माध्यम से। तो इस तरह से इतिहासकार जो है वो कई स्रोत के माध्यम से इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। यहीं पर एक अन्य बिंदु में बात की गई है देश के नाम के विषय में, देश के नाम के विषय में, जिसे इंडिया या भारत के नाम से पुकारा गया है। इंडिया या भारत के नाम से पुकारा गया है। और ये जो इंडिया शब्द है ये इंडस से बना है, और इंडस का अर्थ यहाँ पे लिया गया है सिंधु नदी से, जो कि हिंदोस या इंदोस शब्द से बना है, जो कि हिंदोस या इंदोस शब्द से बना है। और ये जो नाम है ये देने वाले लोग कौन हैं? लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से आने वाली दो जातियां, उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी
और यूनानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा और यूनानियों द्वारा इंडिया को ये नाम दिया गया है। द्वारा जो सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोग हैं, जो सिंधु नदी का पूर्वी प्रदेश है, सिंधु नदी का पूर्वी प्रदेश है, उसे भरत नाम की संज्ञा दी गई और इसी भरत से संभवतः भारत नाम पड़ा। और ये कहने वाले कौन हैं? ईरानी और यूनानी, जो कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आए थे हमारे देश में और इन्होंने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के समूह के लिए यहाँ पे भरत नाम का प्रयोग किया गया है और इसी भरत से संभवतः हमारे राष्ट्र का नाम भारत या इंडिया पड़ा है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इंडिया जो शब्द है उसकी उत्पत्ति इंडस से हुई है और सिंधु जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हिंदोज या इंदोस से हुई है और इसको देने वाले कौन हैं? ईरानी और यूनानी लोग, जिन्होंने भारत में कहाँ से प्रवेश किया है? उत्तर पश्चिम से आने वाली ये दो विदेशी जातियाँ रही हैं। और किस समय में इनका प्रवेश भारत में हुआ है? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व। इसी तरह से एक अन्य चीज़ जो बताई गई है इसमें है कि पांडुलिपियाँ जो हैं वो पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो भुर्ज नामक पत्तों पर लिखी जाती थी। भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाए गए पत्तों और ताड़पत्र पर, ताड़ भी एक पेड़ का नाम है, ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, जिनमें से ये जो भुर्ज के पेड़ हैं ये प्रायः कहाँ पर मिलते थे? हिमालयी क्षेत्र में। इनकी प्राप्ति कहाँ से होती थी? हिमालय क्षेत्र से। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ध्यान रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि पांडुलिपि जो है वो लिखी जाती थी भुर्ज नामक पेड़ के पत्तों से बनाई गई पत्तों पर या ताड़पत्रों पर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मैं कविता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, जिसमें शामिल होंगे पिछले वर्षों में आए हुए कुछ प्रश्न, उसके अलावा मैंने खुद कुछ जो प्रश्न बनाए हैं वो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।